हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा जो कि 2014 में हुई थी, उसका समाजशास्त्र का विषय हम लोग कर रहे हैं। तो उसके पेपर को आज सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया गया है संस्कृति का मुख्य वाहक है। ऑप्शन ए है राज्य व्यवस्था, ऑप्शन बी दिया गया है समाज, ऑप्शन सी है प्रतीक और ऑप्शन डी है व्यक्ति। तो संस्कृति का मुख्य वाहक क्या है? ऑप्शन सी प्रतीक। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसने अपने सिद्धांत में अनुष्ठान की अवधारणा का उपयोग किया है। ऑप्शन ए है रेंडोल्फ कॉलिंस, ऑप्शन बी एल कोजर, ऑप्शन सी माइल दुर्खिम या फिर ऑप्शन डी है जे हब्बमास। तो अनुष्ठान की अवधारणा किसने दी है? तो रेंडोल्फ कॉलिंस। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दुर्खिम ने 4 तरह की आत्महत्या का वर्णन किया है। इसमें से 3 है अहमवादी आत्महत्या, परार्थवादी आत्महत्या, आदर्श विहीनतावादी आत्महत्या और चौथा प्रकार है। तो क्या है वो? विचलित आत्महत्या है, भाग्यवादी आत्महत्या है, रोगजनित आत्महत्या या फिर असामान्य आत्महत्या है। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि दुर्खिम ने अपनी बुक सुसाइड में 4 प्रकार की हत्या की बात की है। तो 3 प्रकार दिए गए हैं और चौथा प्रकार आपसे पूछ रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है डेरेंडॉफ के अनुसार उत्तर पूंजीवाद समाज की विशेषता है। ऑप्शन ए है पूंजी का विघटन, ऑप्शन बी है श्रम का विभेदीकरण, ऑप्शन सी है हीरे समान वर्ग संरचना या फिर ऑप्शन डी है संघर्ष का विनियमन या संस्थानकरण। तो दिए गए कूट में से आपको राइट आंसर बताना है कि डेरेंडॉफ ने उत्तर पूंजीवाद पोस्ट कैपिटलिज्म की क्या विशेषताएं बताई हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए 1, 2, 3, 4 ये चारों ही विशेषताएं बताई हैं। नेक्स्ट है C.W. मिल्स का संदर्भ दृष्टिकोण रखता है। ऑप्शन ए जीवन वृत्ति, ऑप्शन बी है समाज वृत्ति, ऑप्शन सी है इतिहास और ऑप्शन डी है निर्जात वृत्ति। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी 1 और 3 जीवन वृत्ति और इतिहास। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है लेवी स्ट्रॉस का अंतःक्रिया संरचनावाद आधारित है किस पे? यांत्रिकी एवं सांख्यिकी प्रारूप पे, ऑप्शन बी है मात्र यांत्रिक प्रारूप पे, ऑप्शन सी मात्र सांख्यिकी प्रारूप पे या फिर ऑप्शन डी है मात्र सांस्कृतिक प्रारूप पे। तो लेवी स्ट्रॉस का अंतःक्रिया संरचनावाद आधारित किस पे है? तो यांत्रिक एवं सांख्यिकी प्रारूप पे। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है अल्फ्रेड शूट्स का परिघटना शास्त्र बल देता है। ऑप्शन ए है अंतर विषयकता, ऑप्शन बी वस्तुनिष्ठता, ऑप्शन सी है संवेदनशीलता या फिर ऑप्शन डी है सापेक्षता। तो अल्फ्रेड शूट्स को परिघटना शास्त्र का मुख्य जनक माना जाता है समाजशास्त्र में, और वैसे दार्शनिक रूप से देखा जाए तो एडमंड हर्सेल को मानते हैं। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अंतर विषयकता। अगला क्वेश्चन दिया गया मैक्स वेबर ने विस्तृत रूप से अपने सिद्धांत का विश्लेषण भारत के अध्ययन में किया है। ऑप्शन ए धार्मिक पक्ष, ऑप्शन बी आर्थिक पक्ष, ऑप्शन सी राजनीतिक पक्ष या फिर ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है अराजकतावाद पद्धति पर तर्क किस उत्तर आधुनिकतावादी विचारक ने किया है? फूको, ऑप्शन बी है जैक्स देरिडा, ऑप्शन सी लियोटार्ड और ऑप्शन डी है पी.के. फेयरबैंड। तो ये क्वेश्चन जो है आयोग द्वारा डिलीट कर दिया गया था, लेकिन इसका आंसर है ऑप्शन डी पी.के. फेयरबैंड। नेक्स्ट है बी क्षेत्रीकरण की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शन ए है एस फ्रायड ने, ऑप्शन बी है मीड ने, ऑप्शन सी है डेविड हार्वे ने या फिर ऑप्शन डी है लियोटार्ड ने। बी क्षेत्रीयकरण की अवधारणा किसने दी है? तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन सी डेविड हार्वे ने। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सामाजिक दूरी का पैमाना किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन ए है बोगार्डस ने, ऑप्शन बी है यंग ने, ऑप्शन सी लुंडबर्ग ने या फिर ऑप्शन डी है जेनिंग्स ने। तो सामाजिक दूरी का पैमाना किसने दिया है? बोगार्डस ने। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन दिया गया, उस तार्किक क्रम में लगाएं जिसमें पीटर बर्जर ने अपनी व्याख्या की है। ऑप्शन ए दिया गया स्वभावगत, संस्थागत, वैधीकरण, बाह्यकरण। ऑप्शन बी है संस्थागत, वैधीकरण, बाह्यकरण या फिर स्वभावगत। ऑप्शन सी दिया गया है स्वभावगत, वैधीकरण, बाह्यकरण या फिर संस्थागत। और ऑप्शन डी है वैधीकरण, संस्थागत, स्वभावगत या फिर बाह्यकरण। तो आपको सही क्रम में बताना है पीटर बर्जर। इसके पहले मैंने अपने इसी चैनल पे बहुत सारे वीडियो डाले हैं जो टॉपिक वाइज मैंने प्रैक्टिस सेट डाले हैं, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। उसमें ये सारे क्वेश्चन आपको एज इट इज़ मिल जाएंगे, तो आपकी तैयारी उससे भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो आप लोग उसको देख लीजिए। और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, संस्था स्वभावगत सबसे पहले आता है, देन संस्थागत, वैधीकरण और लास्ट में आता है बाह्यकरण। अगला दिया गया, भूमिका की आंतरिक संरचना का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है। ऑप्शन ए है रैडक्लिफ ब्राउन, ऑप्शन बी है एसएफ नाडेल, ऑप्शन सी दिया गया है लेवी स्ट्रॉस या फिर ऑप्शन डी है जीपी मर्डॉक। तो भूमिका की आंतरिक संरचना, तो कल वाले क्वेश्चन पेपर में हमने किया था कि जो एसएफ नाडेल हैं उनके सिद्धांत की एक सबसे मुख्य कीवर्ड क्या है, भूमिका होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी एसएफ नाडेल। अगला दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के उद्भव के बौद्धिक स्रोत माने जाते हैं। ऑप्शन ए है फ्रांसीसी क्रांति, ऑप्शन बी औद्योगिक क्रांति, ऑप्शन सी है इतिहास का दर्शन या फिर ऑप्शन डी है सामाजिक सर्वेक्षण। तो दिए गए कूट में से आपको राइट आंसर बताना है कि समाजशास्त्र के उद्भव के बौद्धिक कारण क्या क्या थे। ये क्वेश्चन भी मैंने अपने प्रैक्टिस सेट में कराया है, अगर आप लोग देख लेंगे तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। आगे भी मैं सारे टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट कराऊंगी, लेकिन अभी ये मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा रही हूँ, तो ये सीरीज जब पूरी हो जाएगी तब मैं वो टॉपिक वाइज कंटिन्यू कर दूँगी। और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, थर्ड और फोर्थ, यानी कि इतिहास का दर्शन और सामाजिक सर्वेक्षण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन परंपरावाद को एक परिप्रेक्ष्य के रूप में प्रयोग में लाता है। ऑप्शन ए है योगेंद्र सिंह, ऑप्शन बी मिल्टन सिंगर, ऑप्शन सी है ए.के. सरन और ऑप्शन डी है डी.पी. मुखर्जी। तो परंपरावाद को एक परिप्रेक्ष्य के रूप में कौन प्रयोग लाता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी ए.के. सरन। इन्होंने भारतीय समाज के भारतीयकरण की भी बात की है। डी.पी. मुखर्जी तो डायरेक्टिव पर्सपेक्टिव से हैं। योगेंद्र सिंह आप जानते हैं वो मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रमाप में वास्तविक शून्य उद्गम होता है। ऑप्शन ए सांकेतिक या नॉमिनल प्रमाप, नामिक प्रमाप भी कहते हैं। ऑप्शन बी श्रेणीकरण प्रमाप, ऑप्शन सी है अंतर प्रमाप या फिर ऑप्शन डी है अनुपात प्रमाप या रेशियो प्रमाप। अंतर प्रमाप, इंटरवल स्केल, श्रेणीकरण स्केल, ये सारे चारों ही स्केल के टाइप्स दिए गए हैं। तो आपको बताना है कौन से स्केल में वास्तविक शून्य उद्गम होता है, शून्य से कौन सा शुरू होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी रेशियो स्केल। नेक्स्ट है, ए माइकल फूको के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए दिया गया है ज्ञान के उत्पादन द्वारा लोग दूसरों पर शासन करते हैं। ऑप्शन बी है ज्ञान और शक्ति का संबंध अभिजनों के षड्यंत्र के कारण होता है। ऑप्शन सी दिया गया है ज्ञान का उच्चतम रूप अधिकतम शक्ति रखता है। और ऑप्शन डी है ज्ञान शक्ति का सर्वदा प्रतिपाद होता है। तो सही कथन इसमें से कौन सा नहीं है, तो राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन बी ज्ञान और शक्ति का संबंध अभिजनों के षड्यंत्र के कारण होता है, यह कथन सही नहीं है। नेक्स्ट दिया गया है, पियरे बोर्दियू के हैबिटस की अवधारणा इंगित नहीं करती है। ऑप्शन ए है वस्तुपरक स्थितियों के मध्य संबंधों के संजाल को। ऑप्शन बी है सांसारिक सामाजिक संसार से व्यवहार करने हेतु मानसिक और संज्ञानात्मक संरचनाएं। ऑप्शन सी है संरचनाओं के आंतरिकीकरण के उत्पाद को। और ऑप्शन डी दिया गया है एक सामूहिक घटना को। तो इसमें से कौन सा हैबिटस को इंगित नहीं करती है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए वस्तुपरक स्थितियों के मध्य संबंधों के संजाल को। नेक्स्ट दिया गया है, डेरिडा की दृष्टि में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए है तर्क केंद्रवाद दर्शन व मानव विज्ञानों को समाप्ति की ओर ले गया है। ऑप्शन बी है पारंपरिक नाट्यशाला प्रतिनिधित्ववादी तर्क के प्रभुत्व में होती है। ऑप्शन सी दिया गया निर्दयता की नाट्यशाला
भिन्नता की कला हो सकती है, और ऑप्शन डी है भाषा व्यवस्थित व स्थिर होती है। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, भाषा व्यवस्थित और स्थिर नहीं होती है। देरिदा ने कहा था कि भाषा अव्यवस्थित और अस्थिर होती है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जे हैबरमास ने अपने आलोचनात्मक सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी धारणा प्रयोग की है? ऑप्शन ए दिया गया है तीसरे संसार का उपनिवेशीकरण, ऑप्शन बी है विकासशील संसार का उपनिवेशीकरण, ऑप्शन सी है सामाजिक संसार का उपनिवेशीकरण, या फिर ऑप्शन डी दिया गया है जीवन संसार का उपनिवेशीकरण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी दिया गया है जीवन संसार का उपनिवेशीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रलय को आधुनिक तर्क संगतता की रूपावली समझता है? ऑप्शन ए दिया गया एंथनी गिडेंस, ऑप्शन बी है उल्रिच बेक, ऑप्शन सी है जिगमंड बॉमन, और ऑप्शन डी है जॉर्ज रिजर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, जिगमंड बॉमन। इन्होंने लिक्विड मॉडर्निटी की बात की है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कारण एवं प्रभाव के संबंध की व्याख्या हेतु सर्वाधिक उपयुक्त शोध प्रारूप कौन सा है? ऑप्शन ए है प्रयोगात्मक शोध, ऑप्शन बी है वर्णनात्मक शोध, ऑप्शन सी है अन्वेषणात्मक शोध, या फिर ऑप्शन डी है निदानात्मक शोध। तो कारण और प्रभाव की व्याख्या कौन से शोध करता है? तो प्रयोगात्मक, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो चलिए हम इसे सुमेलित करते हैं, और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। अल्पतंत्र का लौह नियम किसने दिया था? तो आर मिशेल ने दिया था। और शक्ति के स्थिर योग की अवधारणा मैक्स वेबर ने। सामुदायिक शक्ति की बात टॉलकट पार्सन्स करते हैं, और वर्चस्व की बात एंटोनियो ग्राम्सी करते हैं। तो इस तरह हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, महुआ में संयुक्त परिवार की संरचनात्मक एवं प्रकारात्मक एकता का अध्ययन किसने किया है? ऑप्शन ए है के.एम. कपाड़िया, ऑप्शन बी है नीरा देसाई, ऑप्शन सी है आई.पी. देसाई, और ऑप्शन डी है ए.एम. शाह। तो महुआ में संयुक्त परिवार का अध्ययन किसने किया है? तो आई.पी. देसाई ने। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है, मार्क्स ने अपने उद्विकासवादी ढांचे में समाजों को किस क्रम में व्यवस्थित किया है? आदिम साम्यवाद, सामंतवाद, पूंजीवाद और समाजवाद दिए गए हैं 4 ऑप्शन, और दिए गए कूट में से आपको राइट आंसर बताने हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 1 2 3 4। ऑलरेडी ये लोग सीक्वेंस से ही दिए गए हैं ऑप्शन, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान विलेज पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है बी.आर. चौहान, ऑप्शन बी है एम.एन. श्रीनिवास, ऑप्शन सी टी.एन. मदान, और ऑप्शन डी है एस.सी. दुबे। तो राजस्थान विलेज की बुक किसने लिखी है? तो बी.आर. चौहान ने। इन्होंने राजस्थान के राड़ावतों की सादड़ी पे अध्ययन किया है। बी.आर. चौहान इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय समाज के अध्ययन में द्वंद्वात्मक उपागम का उपयोग किया है? ऑप्शन ए दिया गया है एम.एन. श्रीनिवास, ऑप्शन बी है डी.पी. मुखर्जी, ऑप्शन सी है आंद्रे बेते, और ऑप्शन डी है वाई.बी. दामले। तो भारतीय समाज के अध्ययन में द्वंद्वात्मक उपागम का उपयोग किसने किया है? तो इससे मैं पहले वीडियो में इसी चैनल पे मैंने समाजशास्त्र के जितने भी उपागम हैं उनसे संबंधित बहुत सारे MCQs कराए हैं, जो कि सारे ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोग उसको देख सकते हैं, जिससे कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है। और इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, डी.पी. मुखर्जी। इनके अलावा A.R. देसाई भी हैं और रामकृष्ण मुखर्जी भी हैं। ये तीनों लोग भारतीय समाज में द्वंद्वात्मक उपागम का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट दिया गया है, A.R. देसाई की राष्ट्रवाद की परिभाषा प्रेरित है किससे है? एस.एम. लिप्सेट से, ऑप्शन बी दिया गया है E.H. कार से, ऑप्शन सी है मैक्स वेबर से, या फिर ऑप्शन डी है लुईस अल्थ्यूजर से। तो राष्ट्रवाद की परिभाषा किससे प्रेरित है? तो E.H. कार से। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस भारतीय समाजशास्त्री ने सामाजिक संरचना और भारतीय समाज की मूल्य व्यवस्था पर कार्य किया है? ऑप्शन ए है एम.एन. श्रीनिवास, ऑप्शन बी है A.R. देसाई, ऑप्शन सी है राधा कमल मुखर्जी या आर देसाई भी कहते हैं, और ऑप्शन डी है लुईस ट्यूमा।
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी, राधा कमल मुखर्जी ने भारतीय समाज में मूल्यों की व्यवस्था पर अध्ययन किया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, डेनियल लर्नर ने अपने कार्य द पासिंग ऑफ द ट्रेडिशनल सोसाइटी किस परिप्रेक्ष्य में उपयोग किया है? ऑप्शन ए है उद्विकासवादी, ऑप्शन बी है चक्रीय, ऑप्शन सी है प्रसारवादी और ऑप्शन डी है प्रकार्यवादी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, प्रसारवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय कृषक समाज को मालिक, किसान और मजदूर में किसने विभाजित किया है? ऑप्शन ए है डेनियल थानर, ऑप्शन बी है जॉन मेंचर, ऑप्शन सी आर रेडफील्ड और ऑप्शन डी है एनएस जोधा। तो मालिक, किसान और मजदूर में किसने विभाजित किया है? तो डेनियल थानर ने। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है, पर संस्कृति ग्रहण क्या है? ए कल्चरेशन क्या है? ऑप्शन ए है अपनी संस्कृति के गुण ग्रहण करना, ऑप्शन बी है किसी अन्य संस्कृति से संपर्क करना, ऑप्शन सी दिया गया है दूसरी संस्कृति के गुण ग्रहण करना और ऑप्शन डी है संस्कृति का रूपांतरण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? दूसरी संस्कृति के गुण को ग्रहण करना एकल्चरेशन कहलाता है। नेक्स्ट है, जनांकिकी संक्रमण निम्नलिखित में से किस अनुक्रम में पारस्परिक रूप से संबंध होते हैं? तो ऑप्शन ए दिया गया है उच्च प्रजननता, निम्न मृत्यु संख्या, उच्च जनसंख्या वृद्धि, ऑप्शन बी है निम्न मृत्यु संख्या से उच्च प्रजननता तक, ऑप्शन सी है उच्च प्रजननता उच्च मृत्यु संख्या से निम्न मृत्यु संख्या तथा निम्न प्रजननता तक जिसमें बाद वाला पिछड़ जाता है, और ऑप्शन डी दिया गया निम्न प्रजननता उच्च मृत्यु संख्या से निम्न प्रजननता कम और निम्न मृत्यु संख्या जिसमें मृत्यु संख्या पीछे रह जाती है। तो कौन सा इसमें से राइट आंसर हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन बुर्जुआकरण की प्रक्रिया को स्पष्ट कराता है? तो बुर्जुआकरण क्या होता है वो बताना है आपको। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन बी, श्रमिक वर्ग के सदस्य जब मध्यम वर्ग की आकांक्षाओं और मूल्य और जीवन शैली को अपनाते हैं तो उसे हम लोग बुर्जुआकरण कहते हैं। नेक्स्ट है, हु गवर्न्स के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है रॉबर्ट ए डहल, ऑप्शन बी है C.W. मिल्स, ऑप्शन सी रॉबर्ट मिशेल और ऑप्शन डी दिया गया है टॉलकट पार्सन्स। तो हु गवर्न्स के लेखक कौन है? तो रॉबर्ट ए डहल, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया, अधीनस्थ उपागम वस्तुतः इंगित करता है क्या? श्रमिक वर्ग का परिप्रेक्ष्य, ऑप्शन बी है निम्न तल का परिप्रेक्ष्य, ऑप्शन सी है आम जनों का परिप्रेक्ष्य और ऑप्शन डी है कमजोर वर्गों का परिप्रेक्ष्य। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी, निम्न तल का परिप्रेक्ष्य। अगला दिया गया है, किसके अनुसार समाजशास्त्र का मूल भाव सामाजिक वास्तविकताओं का पर्दाफाश करना है? ऑप्शन ए है पीटर बर्जर, ऑप्शन बी एंथनी गिडेंस, ऑप्शन सी है C.W. मिल्स और ऑप्शन डी है जर्गन हेबरमास। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी की बात करते हैं पीटर बर्जर। नेक्स्ट है, नाटक तकनीकी के अंतर्गत समाज की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शन ए है G.H. मीट ने, ऑप्शन बी अल्फ्रेड शूट्स, ऑप्शन सी है इरविन गॉफमैन या फिर ऑप्शन डी है हेरोल्ड गार्फिंकल। तो ड्रामेटोलॉजी का प्रयोग कौन करता है? तो आप सब लोग जानते होंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इरविन गॉफमैन। नेक्स्ट है, जनसंख्या का निरपेक्ष सिद्धांत और जनसंख्या का सापेक्षित सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑप्शन ए दिया गया है माल्थस और किंग्सले डेविस, ऑप्शन बी है किंग्सले डेविस और मूर और ऑप्शन सी है माल्थस और कार्ल मार्क्स और ऑप्शन डी है माल्थस और थॉमसन। तो जनसंख्या का सापेक्षिक सिद्धांत किसने दिया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, जनसंख्या अध्ययन में सामाजिक केसिकीय की अवधारणा किसके उपयोग की? ऑप्शन ए है थॉमस माल्थस, ऑप्शन बी है हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन सी डेविड हार्डीमैन और ऑप्शन डी है लुइस ड्यूमा। लुइस ड्यूमा नहीं है, सॉरी, ये आर्सेन ड्यूमा बोलते हैं इनको और यही राइट आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्सेन ड्यूमा बोलते हैं इनको। इन्होंने सामाजिक केसिकत्व की अवधारणा दी है।
नेक्स्ट है समाजशास्त्र में परिस्थिति तथा भूमिका की अवधारणाओं का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? ऑप्शन ए है रॉबर्ट के मर्टन, ऑप्शन बी है रॉल्फ लिंटन, ऑप्शन सी मैक्स वेबर और ऑप्शन डी है पीटर बर्जर। तो परिस्थिति एवं भूमिका की अवधारणा का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो रॉल्फ लिंटन, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आदर्शात्मक संस्कृति की चर्चा किसने की है? गिलिन ने, ऑप्शन बी सोरोकिन, ऑप्शन सी है ऑकबर्न और ऑप्शन डी है मैकाइवर तथा पेज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सोरोकिन ने। इन्होंने 3 प्रकार की संस्कृति बताई है। इनके सिद्धांत को पेंडुलम का सिद्धांत भी कहते हैं। तो इन्होंने आदर्शात्मक संस्कृति, विचारात्मक संस्कृति और भौतिक संस्कृति की बात करते हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा परेटो की है? ऑप्शन ए अतार्किक क्रिया, ऑप्शन बी ऐतिहासिक भौतिकवाद, ऑप्शन सी विसंगति और ऑप्शन डी है संस्कृति। तो परेटो की इसमें से कौन सी अवधारणा है? तो अतार्किक क्रिया, तार्किक और अतार्किक क्रिया बताते हैं पेरेटो। और ऐतिहासिक भौतिकवाद तो कार्ल मार्क्स का है। विसंगति का सिद्धांत मर्टन ने भी दिया था और सबसे पहले दुर्खीम ने दिया था। संस्कृति ईवी टाइलर का है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है सामाजिक अनुसंधान का सही क्रम पहचानें। तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लगभग सभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये कुछ सीक्वेंस होते हैं, 8-10 इसके प्रकार होते हैं। तो आप लोग उसको अच्छे से सीक्वेंस को याद कर लेना, जिससे कि एक क्वेश्चन आपका राइट हो जाएगा सभी एग्जाम में। और इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। सबसे पहले क्या आता है? उपकल्पना का निर्माण करते हैं इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग। देन आता है पूर्व अध्ययन करते हैं। इसके बाद करते हैं हम लोग अवलोकन, फिर तथ्यों का विश्लेषण करते हैं और लास्ट में रिपोर्ट राइटिंग करते हैं। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी शीर्षक पुस्तक अनुसंधान की किस तकनीकी पर आधारित है? तो साक्षात्कार अनुसूची पर, सहभागी अवलोकन पे, अंतर्वस्तु विश्लेषण पे या फिर प्रश्नावली पे। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी सहभागी अवलोकन पे। और इस पुस्तक के लेखक का क्या नाम है? WF वाइट भी कहते हैं। स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी उन्होंने बुक लिखी है जो कि आधारित है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन पे। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और दिए गए कूट में से आपको राइट आंसर बताना है। तो चलिए हम इसे सुमेलित करते हैं। 73वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है? तो महिला सशक्तिकरण से। तो ए का हो जाएगा 2। तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है हमें, ए का 2। तो डायरेक्ट हम लोग इसको राइट आंसर बता सकते हैं। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ज्ञानदूत प्रोजेक्ट क्या है? ई गवर्नेंस से संबंधित है। मानव विकास रिपोर्ट यह संबंधित है यूएनडीपी जारी करता है मानव विकास रिपोर्ट। और इंटरनेट के माध्यम से वस्तुओं या सेवाओं का जब हम लोग क्रय विक्रय करते हैं तो उसे ई कॉमर्स कहते हैं। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है AGIL की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है यह। इसके ऑप्शन है R.K. माइटन, ऑप्शन बी है T. पार्सन्स यानी कि टॉलकट पार्सन्स, ऑप्शन सी है G.H. मीड और ऑप्शन डी दिया गया है H. ब्लूमर। तो AGIL मॉडल किसने दिया है? तो टॉलकट पार्सन्स, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया द न्यूर कृति किसकी है? रेडक्लिफ ब्राउन की, एडवर्ड सील की, ऑप्शन सी है इवांस प्रचार्ड की या फिर इवान इलीच की। तो द न्यूर कृति किसकी है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी इवांस प्रचार्ड की। नेक्स्ट है किसने समाज के उद्विकास की जंगली, बर्बर और सभ्य अवस्थाओं का वर्णन किया है? ऑप्शन ए हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन बी है ऑगस्ट कॉम्टे, ऑप्शन सी है मॉर्गन और ऑप्शन डी है टॉलकट पार्सन्स। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? मॉर्गन। इन्होंने जंगली, बर्बर और सभ्य 3 अवस्थाएं बताई हैं। तो मॉर्गन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सिद्धांत निर्माण की प्रक्रिया निम्न से प्रारंभ होती है।
अवधारणा से, ऑप्शन बी दिया गया तथ्य से, ऑप्शन सी है उद्देश्यवाद से और ऑप्शन डी है विचारों से। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? सबसे पहले कंसेप्ट आता है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया हर्बर्ट स्पेंसर से संबंधित है समाज की सावी अवधारणा, द्वंदात्मक भौतिकवाद, ऑप्शन सी है स्थितिकी एवं गतिज समाज और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो हर्बर्ट स्पेंसर से कौन सा संबंधित है? तो समाज की सावी अवधारणा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नल से संबंधित है। नल क्या होता है? प्रश्नावली होती है, अवलोकन होता है, परिकल्पना होता है या फिर व्यक्तिगत अध्ययन होता है, केस स्टडी होता है। नल किससे संबंधित है? तो परिकल्पना होती है, नल हाइपोथेसिस। जब चरों में कोई संबंध नहीं पाया जाता है तो वह नल हाइपोथेसिस कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं एन अनसर्टेन ग्लोरी इंडिया एंड इट्स कॉन्ट्रडिक्शन किसकी कृति है? सुनील खिलनानी एवं आम गुहा की, आर गुहा एवं डेविड ईडन की, ऑप्शन सी दिया गया जे ड्रीज एवं ए सेन की या फिर ए सेन की। तो एन अनसर्टेन ग्लोरी बुक किसकी है? तो जे ड्रीज एवं ए सेन की, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसने सूचना समाजों की अवधारणा का विश्लेषण किया है? ऑप्शन ए दिया गया है मैनुअल कैसल्स, ऑप्शन बी है जे लोटार्ड, ऑप्शन सी है एफ जेमसन और ऑप्शन डी दिया गया है जे बॉडीलार्ड। तो सूचना समाज किसने बताया है? मैनुअल कैसल्स ने, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया किसने उत्तर आधुनिकता को पूंजीवाद के सांस्कृतिक तर्क के रूप में विश्लेषित किया है? जे लियोटार्ड, एफ जेमसन, माइकल फूको या फिर जैक्स देरिडा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी एफ जेमसन। नेक्स्ट है मैक्स वेबर पूंजीवाद की प्रवृत्ति के अध्ययन हेतु किस पद्धति का प्रयोग करता है? ऑप्शन ए है ऐतिहासिक पद्धति, ऑप्शन बी है तुलनात्मक पद्धति, ऑप्शन सी है दार्शनिक पद्धति और ऑप्शन डी दिया गया है ऐतिहासिक तुलनात्मक पद्धति। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी तुलनात्मक पद्धति। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कार्ल मार्क्स के लिए लंपट सर्वहारा से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए है मजदूरी करने वाले व निम्न वर्ग, ऑप्शन बी है मजदूरी करने वाले व संविदा श्रमिक, ऑप्शन सी है भिक्षुक, असंगठित क्षेत्रों के मजदूर व छोटे अपराधी और ऑप्शन डी दिया गया है सभी श्रमिक, स्त्रियां, किसान व अपराधी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी। लंपट सर्वहारा में कौन आते हैं? भिक्षुक, असंगठित क्षेत्रों के मजदूर व छोटे अपराधी आते हैं, जिसको कार्ल मार्क्स ने लंपट सर्वहारा वर्ग कहा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा समिति का लक्षण नहीं है? ऑप्शन ए है लोगों का समूह, ऑप्शन बी उद्देश्यों की उपस्थिति, ऑप्शन सी अनिवार्य सदस्यता और ऑप्शन डी है अस्थायी प्रकृति। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी स्थायी प्रकृति नहीं होती है समिति की विशेषता। नेक्स्ट है सामाजिक स्तरीकरण का कौन सा प्रकार संस्तरण, असमानता और विभिन्नता के समान स्तरीकरण की सारी विशेषताओं को पूरा करता है? ऑप्शन ए है वर्ग क्लास, ऑप्शन बी है प्रजाति रेस, ऑप्शन सी लिंग जेंडर और ऑप्शन डी दिया गया है वर्ण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी वर्ण। नेक्स्ट है भारतीय सामाजिक स्तरीकरण के अध्ययन के लिए लुईस टूमा द्वारा किस पद्धति का उपयोग किया गया है? ऑप्शन ए है संरचनात्मक प्रकार्यात्मक का, ऑप्शन बी द्वंद्वात्मक का, ऑप्शन सी संरचनावाद का और ऑप्शन डी दिया गया है अंतःक्रियावाद का। तो लुईस टूमा ने किस पद्धति का प्रयोग किया है अपने अध्ययन में? तो संरचनात्मक प्रकार्यात्मक का। सॉरी सी है इसका संरचनावाद का, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय जाति व्यवस्था में ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज एकात्मकता की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शन ए दिया गया है एस.सी. दुबे ने, ऑप्शन बी है एम.एन. श्रीनिवास ने, ऑप्शन सी दिया गया है लुईस ट्यूमा ने और ऑप्शन डी है जॉन मेंचर ने।
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी, एम.एन. श्रीनिवास ने। नेक्स्ट है, सामाजिक गतिशीलता की प्रक्रिया में संस्कृतिकरण के विश्लेषण हेतु एम.एन. श्रीनिवास द्वारा आर.के. मर्टन की कौन सी अवधारणा ली गई है? ऑप्शन ए दिया गया मध्य अधिसीमा सिद्धांत, मिडल रेंज थियरी, परिस्थिति एवं भूमिका, विचलन या फिर संदर्भ समूह। तो एम.एन. श्रीनिवास ने आर.के. मर्टन की कौन सी थ्योरी का प्रयोग किया है अपने अध्ययन में? तो राइट आंसर क्या है इसका? संदर्भ समूह का प्रयोग किया है उन्होंने। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया, निम्नलिखित में से किसने परिस्थिति को प्रमुख परिस्थिति, प्रभुत्वशाली परिस्थिति एवं नियंत्रणकारी परिस्थिति के रूप में वर्गीकृत किया है? ऑप्शन ए है टॉलकट पार्सन्स, ऑप्शन बी है आर.के. मर्टन, ऑप्शन सी है W.E. मुरे और ऑप्शन डी दिया गया है H.M. जॉनसन। तो किसने प्रमुख परिस्थिति, प्रभुत्वशाली परिस्थिति और नियंत्रणकारी परिस्थिति की बात की है? तो आर.के. मर्टन, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने तर्क दिया कि स्कूल बच्चों की सार्वभौमिक स्थिति तथा प्रौढ़ समाज में परिस्थिति के लिए तैयार करते हैं? ऑप्शन ए है इमाइल दुर्कहीम, ऑप्शन बी है टॉलकट पार्सन्स, ऑप्शन सी है आर.के. मर्टन और ऑप्शन डी दिया गया है किंग्सले डेविस। तो ये किसने कहा है? तो टॉलकट पार्सन्स ने कहा है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, जॉर्ज सिमेल का एकल, द्विक तथा त्रिक के रूप में समूहों का वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? डायडिक समीकरण पे, सदस्यता की प्रकृति पे, सामाजिक संबंध पे या फिर समूह के आकार पे? तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी, समूह के आकार के आधार पर वो एकल, द्विक और त्रिक समूह की बात करते हैं। नेक्स्ट है, सामाजिक जीवन का ऐसा क्षेत्र जो कि सामाजिक संबद्धता और समरूपता को दर्शाता है क्या कहलाता है? सामाजिक समूह, समाज, समुदाय या फिर समिति? तो इसको हम कहते हैं समुदाय, कम्युनिटी, जो कि सामाजिक संबद्धता और समरूपता को दर्शाता है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को मिलान कीजिए। एक तरफ सूची के नाम है जो कुछ अवधारणाएं दी गई हैं, दूसरी तरफ लेखक के नाम है, उनको हमें मैच कराना है। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए का 2, यानी कि सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा किसने दी है? ऑगबर्न ने। ए का 2, तो एक 2 ऑप्शन है, सॉरी। तो चलिए, मिथ्या चेतना की बात कौन करता है? कार्ल मार्क्स करते हैं। तो इस हिसाब से राइट आंसर क्या हो जाएगा? समानता, द्वेष, संपर्क का नियम और बाध्यतामूलक संयोजित समितियों की बात तो रॉल्फ डेरेनडॉर्फ करते हैं। सी ऑप्शन 3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला दिया गया है, निर्जातीयता परिभाषित होती है। ऑप्शन ए है आनुवांशिक और अर्जित सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताओं से, ऑप्शन बी दिया गया आनुवांशिक राजनीतिक स्थिति और आर्थिक विशेषताओं से, आनुवांशिक सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताओं से, या फिर ऑप्शन डी दिया गया अर्जित सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताओं से। तो निर्जातीयता किसे परिभाषित करती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आनुवांशिक सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्रीय प्रयोजन में समाजवाद, पूंजीवाद तथा साम्यवाद जैसे शब्द इंगित करते हैं। ऑप्शन ए आर्थिक प्रणाली को, ऑप्शन बी राजनीतिक प्रणाली को, ऑप्शन सी विश्वास प्रणाली को, या फिर ऑप्शन डी दिया गया आर्थिक, राजनीतिक एवं विश्वास प्रणालियों को। तो समाजवाद, पूंजीवाद और साम्यवाद जैसे शब्द क्या इंगित करते हैं? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, आर्थिक, राजनीतिक एवं विश्वास प्रणालियों को। और नेक्स्ट और लास्ट आज का क्वेश्चन है, मर्डॉक के अनुसार किसने संबंध तृतीयक नातेदारी की श्रेणी में आते हैं? ऑप्शन ए है 33, ऑप्शन बी है 99, ऑप्शन सी है 125 या फिर ऑप्शन डी है 151। तो आप लोग को पता होगा मर्डॉक ने नातेदारी को 3 भागों में बांटा है। प्राथमिक, जिसमें उन्होंने 8 प्रकार के नातेदारी बताए, द्वितीयक जिसमें उन्होंने 33 प्रकार के नातेदारी बताए, और तृतीयक में उन्होंने 151 नातेदारी की बात की है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। तो ओके फ्रेंड्स, आज ये पेपर हमने 2014 का सॉल्व कर लिया। अब हम लोग
कोई नेक्स्ट पेपर करेंगे या फिर नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आपके लिए MCQs लेकर आएंगे। तो आप लोग बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बाकी आप लोग फीडबैक दे सकते हैं, और किसी कोई क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न है तो आप लोग मुझे कमेंट में बॉक्स में बता सकते हैं, जिसे मैं सही कर दूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन पेपर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।